हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा दिन है डे 4। भाई 4th डे अपन लोग क्या पढ़ने वाले 30 डेज की चीनू मैम की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी। अभी लॉजिकली मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाने वाली हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी पढ़ने से मेरा क्या फायदा है। अभी आपको एक चीज तो पता है कि प्रोबेबिलिटी एक ईजीएस्ट चैप्टर होता है और मेरे को हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि मुझे उस चीज़ पे डील करना है जिस चीज़ पे मेरी मेहनत कम लगे पर मेरे नंबर बन जाए। तो भाई प्रोबेबिलिटी एक वैसा ही चैप्टर है। देखिए मैं हर बार भी बताती हूँ, हर शिफ्ट में अपन के 24 शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आए थे, यानी कि एवरेज एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था। तो जो अभी लेटेस्ट सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बायनोमियल थ्योरम डिलीट हो गया, तो उसके बेस 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 लिखे, एक क्वेश्चन और है तो आई गेस 7 है। तो आज के लेक्चर में अपन लोग 19 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट सिलेबस। ये नहीं कि बातों में बात हो रही है, बातों में बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सबूत के साथ बात हो रही है कि भाई हम सिर्फ लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करें, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली अभी के लिए टारगेट सिर्फ जेईई मेंस है, और वो भी कौन सा कि जनवरी अटेम्प्ट मेरा अच्छे से निकल जाए, उसके बाद मैं अपने एडवांस की तरफ फोकस करूंगा। ठीक है जी, तो बच्चों शुरू करते हैं। अभी देखिए कि जेईई किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। जेईई बेसिक डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछता है। ये रेड वाला जो पोर्शन कर रखा है ये आपका रिड्यूस्ड पार्ट है। फिर रैंडम वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलेनियस में बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन सब पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है जी, तो अपन इन सब के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स ब्लैक में हैं उनके बेसिस पे टोटल अपन ने बात करी 19 क्वेश्चंस हैं। तो आज की प्रोबेबिलिटी की क्लास में 19 क्वेश्चंस हम सीखने वाले। तो आइए कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है। ये जेईई में ही आया 24 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2023 में, उसकी पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन गया था कि भाई लेट, ये आपको सिंबल दे रखा है, ठीक है जी, लेट दिस ओम, ये जो भी सिंबल आपको पता है ये एक सैंपल स्पेस है और ए बिलोंग्स टू दिस ओम बी एन इवेंट। ए कोई इवेंट है एंड दिस इज अ सैंपल स्पेस, यानी कि मुझे दे रखा है कि भाई लोगों मेरा जो सैंपल स्पेस है वो इस सिंबल ओम के बराबर है और इवेंट जो है वो मेरा ए के बराबर है, और मुझे दिया है कि जो ए है वो सबसेट है ओम का, यानी कि A is a part of O. Given two statements are there. सबसे पहले स्टेटमेंट 1 आपको क्या बता रही है बच्चा, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बता रही है कि भाई अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर बच्चों मेरी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने का 0 का मतलब है, इसका मतलब जो मेरा A है वो एम्प्टी है, बिल्कुल राइट है। सेकेंड, अगर मेरी किसी के चीज के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब जो ए और ओम है वो बराबर है, कि सैंपल स्पेस ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब मेरी ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुझे इस चीज़ में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई एक गलत है, भाई दोनों ही सही है। तो ऑप्शन आएगा सी कि बोथ आर करेक्ट। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि 3 डाइज आर रोल्ड। डाइज पता है ना, जिससे लूडो खेलते हैं, बिजनेस खेलते हैं। तो भाई इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 3 डाइज इज P अपॉन Q। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ये 3 नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो P अपॉन Q आ रही है, तो आपको बताना है कि P और Q को प्राइम है और मुझे वैल्यू निकालनी Q माइनस P की। तो बच्चे सबसे पहले देखिए, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूंगी, 3 डाइज रोल हुए हैं, हर डाई के पास 6 नंबर्स होते हैं, तो 6 × 6 × 6 यानी कि 216 मेरी सैंपल स्पेस बन गई। और अगर ए कोई इवेंट है जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए बी द इवेंट जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट नंबर्स का मतलब है अगर पहले में 6 से कोई भी आ गया तो जो आ गया दूसरे के पास 5 ऑप्शन फिर 4, तो वही जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो फेवरेबल 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6 कर दीजिए। टोटल सैंपल स्पेस कर दीजिए, 6 से 6 गया, 2 × 4 2 3 6। तो बच्चों मेरे पास बना 2 3 6, तो 5/9 बन रहा है, जो कि P अपॉन Q के बराबर है। तो इसका मतलब मेरे के पास पता चल गया कि भाइयों बच्चों जो P है वो 3
है और जो p है वो 5 है, जो p है वो 5 है और जो q है वो 9 है। तो क्वेश्चन ने पूछा था q माइनस पी यानी कि 9 माइनस 5। तो मेरा सही आंसर इस क्वेश्चन का उत्तर वो कितना आएगा, वो आएगा 4। बोलिए क्लियर है जी? कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था 6 अप्रैल को। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी ही यूज करें, कुछ भी कंसेप्ट डाल देते हैं। लेट n बी द सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड व्हेन टू फेयर डाइज आर, यानी कि n जो है वो नंबर है जो कि आपने देखा उनका सम है जो दो डाइस के ऊपर आ रहे हैं। आपको लेट द प्रोबेबिलिटी आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये आपको प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और वो किसके बराबर है, k/48 के। तो बच्चे सबसे पहले अगर जीपी में है तो आपको पता है कि अगर ए बी सी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर होता है। ये कंसेप्ट से सब लोग वेरी वेल नोन है। तो जाने कि 3n जो है 3n स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, n-2 इंटू n+2 के। ठीक है जी। √3n है या नहीं ये अपन को चेक करना होगा। √3n है, राइट, पूरे का पूरा रूट है, ये थोड़ा सा क्लियरली नहीं है तो भाई ये n स्क्वायर नहीं आएगा। तो n3n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस n प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 4 या -1 आ गई। किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो डाइस का सम नेगेटिव नहीं हो सकता। n आ गया 4। अगर n 4 आ गया तो इसका मतलब जो n है वो कौन कौन से इवेंट बन सकते हैं, वो कह सकते हैं 1,3, 3,1 और 2,2। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सम दे रखा है वो आपको बोला है कि 3 डिफरेंट डाइस का जो सम है अगर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो ये 3 ऑप्शंस बन रही है। ठीक है जी। और 2 डाइस की बात हो रही है। तो बच्चे आप लोग क्या बात करोगे, क्या आप लोग यही बात करने वाले हो कि मेरे पास जो इवेंट है वो 3 आया, 3/36, क्योंकि मेरे पास 2 डाइस की बात कर रहे हैं। तो आप लोग सिंपली बोलेंगे कि भाई 3/36 जो है वो k/48 के बराबर है। 3, 1, 2, 4, तो भाई k की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 4 है बच्चों। क्लियर है? क्वेश्चन ने बहुत सिंपल वे से पूछा था कि भाई जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो k/48 है। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए डिफरेंट नंबर्स आने की, डिफरेंट नंबर नहीं सम आने की। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक के बेस्ड क्वेश्चन। लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर व्हेन देयर सम इज 66, राइट। लेट द सैंपल स्पेस आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चे सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं। और मुझे दे रखा है कि भाई 2 नंबर्स का जो सम है वो 66 है। तो अब कैसे बात करेंगे कि मुझे निकालना है कि भाई जो मेरा m है वो किसके बराबर, वो मैक्सिमम है 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के। तो कैसे बात करेंगे, m बी द मैक्सिमम नंबर, 2 मैक्सिमम नंबर्स की प्रोडक्ट है। तो बच्चों देखिए आप कुछ इसी तरीके से बात करने वाले, या तो आप ज्योमेट्रिक मीन लगा लीजिए। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 2 नंबर्स हैं उनका सम बाय 2 वो किससे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन से, यानी कि √xy से बड़ा होता है। स्केलिंग करी तो x + y इज ग्रेटर देन, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 4 इज ग्रेटर देन किसके बराबर होगा, x × y के। तो x + y 2 नंबर्स का सम किसके बराबर है, 63 के। तो आप बोल सकते हो कि भाई 63/4 66 कर लीजिए, या फिर अपन इसको लिख लेते हैं कि स्केलिंग अभी अगर मैं नहीं कर रही तो मैं ऐसा लिख लूँगी कि 33 इज ग्रेटर देन √xy। तो जो xy है वो किससे कम है या बराबर है 1089 के, और ये आपकी प्रोडक्ट है यानी कि m आ गई। m को पुट करा, x × 66 - x जो है उसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू m × 33 × 33 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर है, राइट बच्चों। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कि आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक है, इनइक्वालिटी है। तो इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व करा तो मेरे पास आ गया कि x की 2 वैल्यूज आएंगी, 66 और 61 और 5।
यानी कि x की वैल्यू 5 और 61 के बीच में लाई करिए। तो a से आपने लिया 6, 9, 12, 60, ये वो नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था a जो सेट है वो 3 का मल्टीपल है, तो आपने भी वही चीज़ें चूज़ करी। ये a का नंबर निकाल लिया, AP से निकाल लीजिए, अगर 60 है तो निकल जाएगा, और SN लगा लिया कि 61 से 5 माइनस किया तो 57। अब आपको क्या करना था भाई, 19/57, 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्लियर है जी। अगला प्रश्न कहते हैं लेट n डिनोट्स द नंबर और द टर्न्स ऑफ अ फेयर डाई इज रोल्ड। n जो है वो नंबर बता रहा है जब आप डाई को रोल कर रहे हो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम सेज x + y + z is 1, 2x and y to z is equals to 2 and third equation is given has a unique solution। तो भाई जो यूनिक सोल्यूशन दे रखा है उसका मतलब है कि जो मेरा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि 1, 1, 1, 2n2 और मेरे पास बन गया 3, 3n। हम इसको सॉल्व करेंगे। अपन को बोला कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो k/6 है। तो बच्चे सबसे पहले इसको n को सॉल्व कर लीजिए। आप इसमें डिटर्मिनेंट लगाओगे तो 1 × n² - 6 माइनस 1 इंटू आपके पास बना 2n - 6 प्लस 1 इंटू आपके पास बन गया 6 - 3n। ठीक है जी, दैट नॉट इक्वल्स टू 0। आपने इसको सॉल्व करा तो n² - 6 माइनस 2n प्लस 6 प्लस 6 माइनस 3n नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आपके पास बना n², 6 से 6 कैंसल तो -5n प्लस 6 ई नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब n - 2n - 3n प्लस 6 नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो n की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड नॉट इक्वल्स टू 3। क्या ये बात क्लियर है? तो मेरे को पता चला कि जो n है वो 2 और 3 नहीं हो सकती। एक डाई के ऊपर 6 नंबर होते हैं, तो जो n है वो कौन से नंबर्स होगी फिर डाई के ऊपर? इसका मतलब 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो भाई प्रोबेबिलिटी n इवेंट आने की मेरे पास कितनी हो गई? मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, जाएगी 2/3। अब ये 2/3 जो है वो k/6 के बराबर है। 3 to the 6 क्या सही है या नहीं? मुझे देखना था सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। यूनिक सोल्यूशन इज k/6। उसके बाद k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, n की जितनी पॉसिबल है उन सबका सम ले लीजिए। तो बच्चे सबसे पहले k की वैल्यू आपके पास आ गई 4। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा सम, तो माय डियर k की कितना सम? इन सब का सम 1 + 4 + 5 + 6 + 4 तो 10 20 आंसर आ रहा है। तो चेक करिए ऑप्शन सी जो है वो सही दे रहा है आपको 20 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा कि आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगी, क्वेश्चन ने पूछा कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ k की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो भाई n की 4 वैल्यूज पॉसिबल आई थी और k की 1 वैल्यू आई थी, सबका सम ले रहा और मेरा आंसर आ गया 20। तो ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अपन बात करेंगे अगले, वो बेसिक के ऊपर था कि भाई जनरल प्रोबेबिलिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमारी बात आ रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ध्यान से, कहते हैं बैग इज ड्रॉन, सॉरी अ बैग इज कंटेन। एक बैग के पास 6 बॉल्स है, 2 balls are drawn from it random and both are found to be black। दोनों की दोनों ही क्या थी? ब्लैक। Then the probability contain at least 5 balls black balls। अगर कम से कम 5 ब्लैक बॉल्स तो हो। तो बच्चे अगर एक बैग के पास 6 बॉल्स है और आपने 2 बॉल्स 2 balls are drawn and both are red ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो क्या आंसर आएगा? तो इसके बारे में आप कैसे डील करोगे? आप ये बोलोगे ना कि भाई एक जो इवेंट है उसके पास एटलीस्ट आई ब्लैक बॉल्स हो। तो इवेंट जिसके पास 2 थी और दोनों ब्लैक थी, तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या करोगे? ई का निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी। अगर कोई इवेंट जिसके पास दोनों की दोनों ब्लैक थी तो आप कैसे डील करने वाले हो? एटलीस्ट 5 से कैसे बात करोगे और एटलीस्ट 5 से ज़्यादा या कम से कैसे?
तो बच्चे देखिए, सुनिए, एटलीस्ट 5 ब्लैक्स। इसका मतलब अगर आप बात करो कि भाई मेरे पास कम से कम 5 ब्लैक तो होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि 5C2 डिवाइडेड बाय 6C2 प्लस 6 भी ब्लैक हो सकती थी, 6 में से 2 ली और 6C2, ये बना। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बैग ने बात करी कि भाई 2 0 कोई भी ब्लैक नहीं है, एक ब्लैक है, मान लो एक ब्लैक है, तो एक में से 2 नहीं हो सकती, तो 0। 2 ब्लैक थी तो 2C2 डिवाइडेड बाय 6C2, 3 ब्लैक थी तो 3 में से 2 ली, 3C2 6C2 प्लस 4 ब्लैक थी 4C2 डिवाइडेड बाय 6C2 प्लस 5C2 डिवाइडेड बाय 6C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाय 6C2। तो बच्चों क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे बहुत सिंपल वे में कैलकुलेशंस हो जाएगी, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है जी? अगला प्रश्न कहते हैं बैग कंटेन्स 6 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। एक बैग के पास 6 बॉल्स है और अलग अलग कलर्स की है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। 2 बॉल्स ड्रॉ करी एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने निकाली फिर वापस डाली। देन द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर सेम कलर इज P। अगर दोनों का सेम कलर है तो प्रोबेबिलिटी P है। नेक्स्ट 4 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद द रिप्लेसमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर सेम कलर, देन इट्स Q। तो आपको बताना है कि P/Q जो है वो M/N के बराबर है, तो M+N की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अगर प्रोबेबिलिटी P की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई उसने करा क्या, उसने 6 में से कोई भी 2 बॉल्स ड्रॉ करनी शुरू करी और उसके बाद क्या करा, वापस डाल दी, तो 1/6 1/6। ठीक है, और Q के केस में 6 इंटू 4 बॉल्स ड्रॉ करी, 1/6 1/6 1/6 और 1/6। तो बच्चों आपके पास कितना बना, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि P आपके पास बना 1/6 और Q आपके पास बना 1/6 इंटू 36। तो भाई मुझे P/Q देखना था। P/Q जो है बच्चों वो मेरे पास कितना आ गया, 1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 36। सो 6 से 6 कैंसिल, रेसिप्रोकल करेंगे 36 आएगा। क्या बात सही है? क्या बात सही थी या नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। कहाँ गलती करी? एक गलती करी, क्या भाई उसने मुझे बोला, क्या बोला उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट 4 बॉल्स जो बाकी की 4 बॉल्स है उनको भी सक्सेशन से ड्रॉ करा, उसमें से 3 सेम कलर की है, 3 एक कलर की हैं, बाकी जो एक है वो अलग कलर की होगी। तो भाई उसके लिए मेरी जो कंडीशन बनेगी वो कुछ डिफरेंट तरीके से बन जाएगी। उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशंस लगाना होगा। और वो कैसे लगेगा, आप ये बोलोगे कि 6 में से 1 बॉल ली, 5 में से 1 ली और 4 में से कुछ भी ले लो जो आपको चाहिए। 6 तो छोड़ दो, यानी कि जो आपने बोला कि भाई मेरे पास जो 3 बॉल्स है वो एक तरह की होनी चाहिए और वो 2 एक तरह से। तो आपने बोला 6C1 5C1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपके पास बन गया 5/54। तो बच्चे आपके पास Q आया 5/54। तो जब आपने इसको डिवाइड करा 1/6 को 5/54 से, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास बना कितना, आपके पास अल्टीमेटली बन रहा है 1/6 इंटू 54/5, तो 6 9 दा, तो भाई मेरे पास बन गया 9/5। क्वेश्चन ने पूछा ऐड, तो 9 + 5 जो है वो 14 के बराबर है, तो मेरा इसका सही आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, 2 डाइज आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, अलग अलग थ्रो करे, ए बी द नंबर दैट नंबर अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द सेकेंड नंबर, यानी कि जो पहले डाई पे नंबर आ रहा है आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं, जो पहले डाई पे नंबर आएगा वो दूसरे से छोटा होगा, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 2 6, तो ऐसे चलेंगे। बी बी द इवेंट जिसके अंदर फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ रहा है, दूसरे पे ऑड आ रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि भाई जो फर्स्ट डाई था उसमें जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर होगा और दूसरा ग्रेटर होगा। फिर सेकेंड डाई के केस में जो मेरा फर्स्ट नंबर है फर्स्ट डाई पे
इवन नंबर होगा और दूसरे पे ऑड होगा। और थर्ड डाई के केस में मेरे पास क्या होगा जी, फर्स्ट पे ऑड होगा, सेकंड पे इवन होगा। तो अब आपको बात करनी है कि क्या चीज़ फेवरेबल है। तो बच्चे इसके लिए जो थोड़ा सा वी नीड टू गो थ्रू द डाटा, भी आप लोगों ने ये पूरा इक्वेशन बनाया होगा तो ए की वैल्यू 15 आ गई, क्योंकि हर केस में क्या आ रहा है, फर्स्ट डाई पे छोटा नंबर है और सेकंड पे बड़ा नंबर है। फिर दूसरे केस में इवन और ऑड चाहिए तो आपके पास 9 एलिमेंट्स आए, और थर्ड केस में आपके पास 9 एलिमेंट्स आए। ये बात क्लियर है। तो भाई यहाँ से मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो देखिए ए और बी में क्या कोई चीज़ कॉमन है, कभी भी नहीं है, क्योंकि ऑड इवन वाला इशू। तो भाई ए और बी में देख लीजिए एक बार क्या कुछ कॉमन है, आगे चलना पड़ेगा। तो मेरे पास भाई 5 4 5 4 6 आ रहा है, और 3 5 3 6 भी आएगा, नहीं ऑड और इवन। पहले भी इवन वाले पे चलेंगे तो मेरे पास 2 5 भी आ रहा होगा, 2 3 भी आ रहा होगा, राइट, और 1,4 भी। तो ये कुछ नंबर्स है जो आ रहे हैं पॉसिबल वेज में इंटरसेक्शन ए और बी में। फिर इन द सेम वे ए और सी में इंटरसेक्शन, और बी और सी में तो डेफिनेटली 0 ही आएगा। जब ए का इंटरसेक्शन बी और सी से लिया, बी और सी के पास तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, तो इसके पास 0 आ जाएगी बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, आपने देखना है कि सबसे पहली ऑप्शन ने मुझे क्या बोला। सबसे पहली ऑप्शन ने मुझे बोला क्या इनका इंटरसेक्शन 6 आ रहा है। तो बच्चे क्या आपका इंटरसेक्शन जो आपने अभी निकाला था वो आपको क्या बता रहा था, वो तो ए बी सी का इंटरसेक्शन था। तो सबसे पहली ऑप्शन देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी, एज पर द क्वेश्चन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यूनियन उसके बाद इंटरसेक्शन। तो जो मैंने निकाला तो मेरा 6 आंसर आया। तो पहली ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरी वाली पे गए, भी इंडिपेंडेंट यानी कि प्रोडक्ट इसके बराबर है, नहीं आई। और एक उसने मेरे को और ऑप्शन दिया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है मेरी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो ए और बी में आप देखिए क्या आपका कुछ कॉमन आ रहा है। ए और बी में तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही थी, क्योंकि मैंने देखा 3 के बराबर आ रहा है। तो भाई मेरे ए 4,5 और 4,5 पहले एक एग्जाम्पल दे दे कॉमन है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो भाई तो मेरा ऑप्शन जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी से 6 के बराबर आया। क्लियर है जी। ये जो अपन थोड़ा थोड़ा बीच में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेबल सा बनाना पड़ेगा, सो वी नीड टू हेल्प टेक द सोल्यूशन। अभी आपके पास है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की प्रोबेबिलिटी में से, कि रैंडम वेरिएबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। हार्डली एक का क्वेश्चन आता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक द वैल्यूज x इज गिवन बाय, कुछ इस तरह से लेते हैं k इंटू एक्स प्लस 1 3 की पावर -x, और जो x है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहा है। भाई k कॉन्स्टेंट है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। तो बच्चे जब आप ये बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए, जब x की वैल्यूज पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, आप बोलोगे ना k इंटू 3 की पावर, जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो आपने कैसे डील करा होगा, आपने इसको 1 पुट करा 0, क्योंकि सिंपली आपने ले लिया कि भाई मेरा जो प्रोबेबिलिटी है पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी का समीशन, अगर अपन लेंगे पूरी प्रोबेबिलिटी का समीशन जो है वो 1 के बराबर है। अब वैल्यूज पुट करी, x की वैल्यू जब 0 होगी तो कितना आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा। जब 2 होगी तो मेरे पास, जब 1 होगी 0 पे, ओके, जब 2 होगी तो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, k इंटू 1 पे 2/3 की पावर -1 प्लस 1 प्लस k इंटू 3/3 की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा टिल n, और इसका सम 1 के बराबर है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब आपने इस पे वो अपना AGP का सम लगाते हैं, वैसे सिलेबस से निकल गया तो आपने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, तो ये टर्म बनी। और ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई इनफाइनाइट GP का सम है। अगर इनफाइनाइट GP का सम है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी a/1 - r, मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास 3/2 आ गया।
तो 2/3s जो है वो 3/2 के बराबर आ गई, तो s की वैल्यू 9/4 आ गई। क्लियर? तो अगर s 9/4 आ गई बच्चों, तो क्वेश्चन ने क्या दिया था मुझे क्वेश्चन ने दिया था कि भाई ये सम के बराबर है, तो k की वैल्यू 4/9 आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ग्रेट। तो अब उसके बाद k की ग्रेटर देन 2, तो 0 और 1 वाली टर्म्स माइनस कर दो, आपके पास करेक्ट आंसर बच जाएगा। अब अपन के पास लास्ट टॉपिक बनता है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं मिसलेनियस, कुछ भी सारी प्रोबेबिलिटी को मिक्सअप करके बेस थ्योरम के टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग बोलोगे कि भाई हमने देखे हुए हैं, एनसीईआरटीज में भी देखे हुए हैं। कहते हैं 25% ऑफ पॉपुलेशन आर स्मोकर्स एंड अ स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। A person is diagnosed with lung cancer and the probability of person is smoker is k/10। तो k की वैल्यू निकालें। तो बच्चे इसमें बेस थ्योरम लग रही है। सबसे पहले देखिए कि भाई स्मोकर्स कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर्स आप बोलोगे 1/4 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर्स कितनी आ रही है बच्चे? 3/4। अब जो स्मोकर है उसके 27 ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब अगर मैं ले लूँ कि बीपी ऑफ स्मोकर और उसको लंग कैंसर है, तो आप बोलोगे कि 27/28 चांसेस है। और प्रोबेबिलिटी नॉन स्मोकर की अगर उसको कैंसर है तो भाई वो 1/28 है। अब मुझे दे रखा है कि एक पर्सन है जिसको लंग कैंसर डायग्नोज हुआ और वो स्मोकर भी था, तो भाई एस वाली निकालनी है। तो 1/4 गुना 27/28 डिवाइडेड बाय 1/4 गुना 27/28 प्लस 3/4 गुना 1/28। 4 28 सब कट गया, तो मेरे पास कितना बचा? 27/30। तो इसका मतलब 3 9s 27, 3 10 30। तो जो k की वैल्यू है वो ये जो प्रोबेबिलिटी वो k/10 है। तो बच्चों k की वैल्यू 9 आ रही है। बोलिए, क्लियर है जी? तो आपके इस प्रश्न का आंसर है 9। और ये क्वेश्चन तो आई गेस बहुत बार सब बच्चों ने देखा होगा, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी कर ली है, जेई के लिए बिल्कुल फुल तैयार है, फाइनल शॉट ले रहे हैं, तो भाई उनके लिए उनको पता चल रहा होगा, ये उन लोगों ने देखा है। ये आपकी ऑलमोस्ट हर बुक में है, हर रेफरेंस बुक में। इन अ बोल्ट फैक्ट्री A, B, C आर द मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली, और इनकी जो है टोटल बोल्ट्स यानी कि टोटल बोल्ट ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 20%, 30%, 50% है। ऑफ देयर आउटपुट, जो आउटपुट आया उसमें से डिफेक्टिव आपको परसेंटेज दे रखी है। तो एक प्रोडक्ट उठाया गया रैंडमली और बोल्ट फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देन द प्रोबेबिलिटी मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी, तो भाई मशीन सी की निकालनी है, तो सी सबसे ए है, तो 50/100 गुना इसके डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय तीनों के चांसेस, तो 20/100 गुना 3/100 प्लस 30/100 इंटू 4/100 प्लस 50/100 इंटू 2/100। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि भाई जब ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से कर लीजिए। 100 100 100 कॉमन निकल जाएंगे, फिर 0 0 भी कॉमन निकल जाएगी। तो भाई मेरे पास अल्टीमेटली बचा कितना? 10/6 प्लस 12 प्लस 10, इसका मतलब मेरे पास बचा 10/22 और 28। तो मेरे पास बचा 5/14। क्या 5/14 आपका ऑप्शंस में है? तो डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्लियर है जी? तो पॉज द वीडियो, जस्ट नोट इट डाउन एंड चेक इट कि भाई आपको समझ आया या नहीं। अब बढ़ते आगे। एक बैग है, उसके पास एक जो बैग है उसके पास 6 वाइट है, 6 वाइट बॉल्स हैं बच्चों, और माय डियर 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक डाई रोल करा गया एंड नंबर ऑफ बॉल इक्वल्स टू द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, सो द प्रोबेबिलिटी ऑल बॉल्स आर वाइट। तो मुझे निकालना है कि भाई सारी की सारी जो है बॉल्स जो हैं वो वाइट होंगी। तो आप कैसे निकालेंगे? अपन को कैसे देखना होगा? एक बैग था, उसके पास 6 वाइट बॉल्स थी, ब्लैक बॉल्स थी।
तो सबसे पहले एक बैग में से जो बॉल आने के चांसेस हैं, तो आप बोलोगे कि एक बैग में से वाइट बॉल आने के चांसेस 1/2 हैं। 1/2 नहीं बोल सकते, अपन बोलेंगे भी मेरे पास जो वाइट बॉल आने के वो 6/10 हैं और ब्लैक बॉल आने के चांसेस हैं 4/10, यानी कि 3/5 और 2/5। क्लियर है? सो सबसे पहली चीज आपने ये कवर करी कि भाई मेरे पास ये चांसेस बनते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्या क्वेश्चन मेरे से टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम पे पूछ रहा था? डेफिनेटली नहीं। क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा था कि भाई आपने बॉल्स पिक करनी है रैंडमली, आप बॉल्स को पिक करते जा रहे हो रैंडमली, तो आपके पास क्या आएगा? भी पहले एक बॉल ड्रॉ करी, अगर आप 6 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो उसके 6 नंबर्स है तो वाइट की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बच्चे आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले 6C1 डिवाइडेड बाई 10C1 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाई 10C2 प्लस 6C3 डिवाइडेड बाई 10C3 प्लस 6C4 डिवाइडेड बाई 10C4 प्लस 6C5 डिवाइडेड बाई 10C5 प्लस 6C6 डिवाइडेड बाई 10C6। 6 केसेस हुए और आपने बोल दिया कि टोटल 6 में से लिया है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप कैलकुलेशंस देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन वाली पार्ट पे अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, S जो है वो एक M उसके पास है और जो M है वो मैट्रिक्स है, और जो AIJ है वो 3 ही चीज़ें हो सकते हैं, 0, 1, 2, और I जो है वो 1 या 1 के बराबर है, 1 से कम या 1 के बराबर है, और जो J है वो 2 या 2 से कम है। तो बी ए सैम्पल स्पेस। तो अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि भाई मान लो M जो है, आपने बोला कि जो A है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो मैं ले लूँगी कि भाई अगर वो इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, पर मुझे उल्टा सोचने। मान लो कि A कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो ये बोलेगा कि जो M डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है। तो अगर 4 एलिमेंट ले लूँ A B C D, इनका डिटर्मिनेंट 0 है, तो आपको बता रहा है कि AD माइनस BC जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अब मेरे पास 4 एंट्रीज है, अपन इसमें केस ले सकते हैं कि भाई या तो सारी जीरोस होंगी, ये सारी वंस होंगे, ये सारे टूज होंगे, तो ऐसी कितनी एंट्रीज पॉसिबल है? 3। सेकेंड, अगर मैं बोलूँ 2 जीरोस होंगी, 2 वंस होंगे, तो ऐसी कितनी एंट्रीज पॉसिबल है? और अगर मैं बात करूं कि 2 वंस होंगे और 2 टूज होंगे, तो कितनी एंट्रीज पॉसिबल है? फोर्थ, अगर आप बात करोगे कि 2 जीरोस और 2 टूज होंगे, तो कितनी एंट्रीज पॉसिबल है? फिर आप बात करोगे कि क्या 3 एक जैसे हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा डीलिंग जब अपन करेंगे, आपने बोला कि सारे के सारे सेम है, तो आपने बोला कि कितने मैट्रिक्स बन रहे हैं? 3। जब 2 1 2 जीरोस है तो 4 बनेंगे, 2 जीरोस 2 तो 4। अब 1 1 3 जीरोस है तो 4, 1 1 3 जीरोस है तो 4, 1 1 1 2 2 जीरोस है तो बच्चे 8। तो इस तरीके से चलते चलते जब इनको सॉल्व करा, तो भाई जब डिटर्मिनेंट 0 था तो काउंट करिए, 4 5 20 28 और 3 31, तो टोटल 31 केसेस बने। ठीक है बच्चों, तो आपको पता था 31 है और मेरे को एंट्रीज कितनी दे रखी थी? 3, और 3 की पावर 4 कर लिया तो 81। तो भाई 31/81 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो जो ऑप्शन है 31/81 है, ये कॉम्प्लीमेंट आया, आपको A का निकालना, तो 1 - 31/81 करते तो 49 आता जी? नहीं, आपके पास आएगा 50, तो आपके पास बनेगा 50/81। तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर दे रहा है, क्योंकि उसने A की प्रोबेबिलिटी पूछी थी और हमने उल्टा सोच के क्वेश्चन को चलाया था। सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। अब देखिए, कहते 2 डाइज है, A एंड B आर रोल, 2 डाइज को आपने रोल करा, लेट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन A के ऊपर जो करा वो अल्फा है, B के ऊपर जो करा बीटा।
इफ द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो इसकी वेरिएंस है वो p बाई क्यू के बराबर है, p और q को प्राइम है देन द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ p। तो बच्चों कैसे करने वाले हो कि भाई दो डाइस थे a और b, राइट, उनको रोल करा, तो जो a के ऊपर वैल्यूज आई उनको अल्फा बोला, जो b के ऊपर वैल्यूज आई उनको बीटा बोला। तो कुछ इस प्रकार से सोचेंगे, इतना सा टेबल बनेगा। इस टेबल को बनाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑन द बोर्ड। तो भाई आपने देखा कि जब 5 डिफरेंस होगा, क्योंकि आप डिफरेंस की बात कर रहे हो ना कि भाई अल्फा माइनस बीटा जो है वो p बाई क्यू है, तो जब 5 आएगा तो एक ही केस बन रहा है 6 और 1, तो आपने ले लिया 1/36। जब 4 बना 2 केसेस बने, जब 3 बना एंड सो ऑन, आपको ऐसा टेबल दिख रहा है। ठीक है जी, तो सारे माइनस तक आपने डील करने, राइट। तो आपके पास ये कुछ केसेस बने। तो जो आपका वेरिएंस होता है, इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या, इस क्वेश्चन ने पूछा कि भाई जो मेरा वेरिएंस है वो p बाई क्यू है, तो आपने इसका वेरिएंस निकालना। वेरिएंस क्या कहता है, समीशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x। तो जो भी आपका समीशन है उस सारी x स्क्वायर को p ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये समीशन बना, इसको सॉल्व करके 35/6 आया। क्योंकि जो मेरा डाटा है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो भाई जब इनका समीशन लोगे तो वो 0 के बराबर आएगा, राइट। तो जो मेरा समीशन है वो 0 आ रहा है, और समीशन x स्क्वायर 35/6p, p की वैल्यू आपने निकाली वो पुट कर दी। तो बच्चों इसका फाइनली जो डिवाइजर्स मेरे से पूछा गया था वो कौन कौन से आ रहे हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, यानी कि मेरा आंसर जो है वो 48 बन रहा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो आप लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई जो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस क्यों बोले गए, क्योंकि इसमें कहीं पे आपका कोई प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लग रहा है, किसी में कुछ परमुटेशन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या फिर अभी अपन ने बात करी थी पीछे वाले क्वेश्चन में उसमें वेरिएंस यूज़ हो गया, और यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या यूज़ हो रहा है कि भाई n 2 की पावर n और n फैक्टोरियल के बीच में डील कर रहे हैं। तो देखिए लेट n बी, n जो है वो सम ऑफ नंबर्स है जब दो डाइस आपने रोल करे। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 raised to power n, अगर आपका 2 की पावर n लेस देन n फैक्टोरियल है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी n बाय n है, m और n क्या है, को प्राइम है, तो 4m-3n निकालना। जाने कि अगर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकल जाए तो क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा। वो कैसे निकलेगी बच्चे, देखिए जो 2 की पावर n है वो n फैक्टोरियल से कम है, वो कब जाके डील होगी। आप ये देखिए कि भाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और जो n है वो आपका क्या है, सम ऑफ नंबर ऑब्टेन जब दो डाइस, और सम जो है वो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल है, मिनिमम सम 2 पॉसिबल है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो भाई जो इसको ग्रेटर देन बोल रहे हो कि भाई ये किससे, ये कब कम होगा, आप बोल रहे हो कि n फैक्टोरियल उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, और 4 फैक्टोरियल 24 है। तो जाने कि जब 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4 होगा तो वो मुझे 16 देगा। तब जाके मैं बात करूंगी कि 2 की पावर जो 4 है वो 16 होगा तो वो मेरे साथ डील करेगा उस टाइम पे जाके, क्योंकि 2 की पावर 2 की पावर जब 3 लेंगे, 3 फैक्टोरियल का मतलब है तो ये 8 होगा, तो 8 जो है वो 6 से ज़्यादा है, तो ये रिलेशन सही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा, जब मेरा n जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि n ग्रेटर देन 4 निकालना है तो 1 में से n लेस देन 4 निकाल लेती हूँ, और जो n है लेस देन 4, जाने कि आप बोलोगे कि जिसका सम है 4 से कम क्या पॉसिबल है, 2 और 3 पॉसिबल है। तो भाई n1 तो पॉसिबल नहीं है, n2 पॉसिबल है, 2 निकाला 1/36 आ गया, n3 पॉसिबल है तो 2/36 आ गया। तो ये दो सम को मैं ऐड करके माइनस कर देती हूँ 1 से, तो मेरे पास आ गई 11/12। तो बच्चों मेरे पास जो m की वैल्यू है वो 11 आ गई, n की वैल्यू 12 आ गई। और मेरे से क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था 4m-3n,
तो जाने कि 4 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 12, तो भाई आपके पास बन गया 44 माइनस 36, यानी कि आपके पास आंसर बना 8। तो आप चेक करिए 8 आपका ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, हवा में तीर नहीं चला सकते, लॉजिकली सोचेंगे कि 2 की पावर n की बात कर रहा है। n जो है वो सम है, और किसी भी दो डाइस का सम कितना कितना हो सकता है, 2 से शुरू हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 2 और 3 पे कम रह रहा है, 4 पे जाके जो फैक्टोरियल है वो बड़ा हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं S जो है W1, W2 एंड सो ऑन सैंपल स्पेस है एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, WN की फॉर्म में दे रखा है। N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, A जो सेट है वो 2k प्लस 3l है, K और L जो है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, एंड द नेक्स्ट वन B जो है वो WN है, और N जो है बिलोंग्स टू कैप A है। P B किसके बराबर होगा? राइट बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट निकालनी है। तो अपन कैसे बात कर सकते हैं कि भाई जो सैंपल स्पेस है वो दे रखे W1, W2 एंड सो ऑन। अब जो क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो WN है, प्रोबेबिलिटी ऑफ WN वो किसके बराबर है? वो WN माइनस 1 के बराबर है बाई 2। तो जब आप इस चीज़ पे थोड़ा फोकसली बात करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा एक लुक देखिए। आपने बात करी W1 अगर लैम्डा के बराबर है, तो बच्चे W2 किसके बराबर होगी? क्योंकि आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, अगर मैं मानूंगी कि भाई W1 की प्रोबेबिलिटी 1 के लैम्डा के बराबर है, तो जो W2 है उसको आप बोलोगे ना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है। फिर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 निकालोगे तो आप बोलोगे कि वो फर्दर इसके जो W2 बाई 2 के बराबर है, तो लैम्डा बाई 4। तो इस तरह से आपकी एक सीरीज चलेगी, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। तो WN की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि आपने जो सीरीज लगाई उसको इनफाइनाइट तक ऐड करा, तो आपके पास GP इनफाइनाइट GP बन गई, और आपके पास बन गया लैम्डा 1/2। तो A जो है वो 2k प्लस l है, और k और n नेचुरल नंबर है। तो भाई जब नेचुरल नंबर पुट करेंगे, 1 1 पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 5 आएगी। फिर 2 2 पुट करोगे 4, अगर इसकी 2 आएगी, और इसकी 4 3 7, फिर इसको 1 इसको 2, 6 और 2 8, कुछ इस तरह से सीक्वेंस चलेगी 5 7 8। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ WN, तो इसी को वैल्यू पुट करनी है 5 6 7 8 9। तो यहाँ से थोड़ा फोकसली देखिए भाई, जो A है उसके पास सारे नंबर्स है, कौन से नहीं है? 1 2 3 4 और 6 नहीं है, तो आपने उसको माइनस कर दे। जाने के लॉजिकली मुझे इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज को माइनस करना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। लैम्डा से लेकर K ले लीजिए, P ले लीजिए, जो वॉट एवर आपको अच्छा लगे। अब वहाँ से इनफाइनाइट GP, देखो इनफाइनाइट GP कितना यूज़ हो रहा है, तो इनफाइनाइट GP से सम ले लीजिए, उसको यूटिलाइज करिए, और आपके पास ये 3/64 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब ये वो पोर्शन है बर्नौलीज ट्रायल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया, यानी कि जो अपकमिंग पेपर है जनवरी वाली शिफ्ट में JEE का, उसमें ये वाला पोर्शन रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो इसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके बेस जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको शो कर देती हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था, दूसरा क्वेश्चन दिस वॉज, तीसरा क्वेश्चन ये था। टोटल 7 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस था। फिर एक कॉइन को टॉस करा और आपको बता दिया कि भाई जो कॉइन है, तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ही बन जाते हैं, और देन सो ऑन, ऐसे कुछ 7 क्वेश्चंस बने थे। तो ये हमारा आज का था शेड्यूल्ड वीडियो, जिसमें अपन ने बात करनी थी टोटली PYQs प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगला वीडियो जो अपन कल वाली नेक्स्ट वाले लेक्चर में आएगा, उस चीज़ में अपन बात करेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा करिकुलम में चेंज करा है, तो सब प्रोबेबिलिटी के बाद इमीडिएट बाद अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आप लोग अगर इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, तो मैं आपको सही में बताऊँ ना, अपकमिंग संडे आ रहा है, तो भाई संडे को आप लोग क्या करो, आप लोगों को पता है कि 4 नंबर यहाँ से बने, 4 यहाँ से बन गए, 4 यहाँ से बन गए, 4 यहाँ से, और कल 4, तो अल्टीमेटली अगर ये मैं 5 चैप्टर्स कर लूँ तो मेरे 20 नंबर पक्के हो गए, और मेरी फाइट आगे 6-7 क्वेश्चंस की और है। दैट्स ऑल। यही तो एनालिसिस कहता है कि भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, लेकिन मैथ्स के तो आप 12 से 13 कर लो तो सफिशिएंट है।
क्लियर है जी। तो देखो 4-5 क्वेश्चंस हो गए और बेसिक से चैप्टर थे। अभी कल वाली क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल शेड्यूल फॉर स्ट्रेट लाइन। तो वन लास्ट थॉट फॉर एवरीवन, अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर नहीं करा है फटाफट कर दीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियो स्टैटिस्टिक्स का नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के साथ, तब तक बी सेफ बट प्रिपेयर करते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि रिवीजन इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, अपनी गलती को एनालाइज करिए और फिर से उस पर काम करिए। तो ये 2 महीने रुकना नहीं है, थकना नहीं है। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।